आज का हमारा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, आपसे सवाल हम पूछते हैं, ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। क्या यदि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे तो क्या वो कंट्री अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं चल सकता। देखिए, कंट्री में आदमी रहेंगे, काम भी चलेगा, स्कूल भी चलेंगे, कॉलेज भी चलेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई एक खास नियम कानून नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी किसी को गोली मार देगा, कोई भी किसी को किडनैप कर लेगा, है ना, कोई भी किसी को बम से उड़ा देगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन उसको बांध के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि ये हम काम गलत काम करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है हमारे ऊपर सजा हो सकता है। ठीक है, तो हर एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में उस कंट्री को चलाया जा सके, लोगों के बीच में शांति बनाया जा सके, लोगों को आपस में मिलजुल के रहने के लिए बताया जा सके। ठीक है, इसीलिए हर एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिए लिखा हुआ है टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के दौर में यदि हम लोग देखेंगे तो लगभग अधिकतर कंट्री ऐसे हैं, यानी कि 90% कंट्री हमारे वर्ल्ड में आज ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के पास अपना है, बांग्लादेश के पास अपना है, नेपाल के पास अपना है, यानी कि हर कंट्री के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और वो कंट्री में वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इस कंट्री को कैसे रूल करना है, कैसे चलाना है। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पाकिस्तान को बताएगा कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। चलो वो सब बात है। तो लगभग आज के दौर में जितने भी कंट्री आपको दिखते हैं, लगभग उनमें से 90% कंट्री के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम अ कंट्री हैज। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये भी बताता है कि आपके कंट्री में किस प्रकार का गवर्नमेंट वाला सिस्टम रहेगा। और अच्छा, यहाँ पे आपने 3 प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहला होता है हमारा मोनार्की, उसके बाद डिक्टेटरशिप और उसके बाद डेमोक्रेसी। 3 प्रकार के होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिसाइड करता है कि उस कंट्री में कौन सा सिस्टम होगा, मोनार्की वाला सिस्टम होगा, डिक्टेटरशिप वाला होगा या फिर डेमोक्रेसी होगा, है ना। ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। तो बताइए हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है? डेमोक्रेसी है। क्यों डेमोक्रेसी है? क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी रहेगा, मोनार्की और डिक्टेटरशिप नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि हम अपने लीडर को अपने से वोट दे के चुनते हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। फिर डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सिस्टम्स। बिल्कुल बात सही है, हर एक कंट्री का सिस्टम अपना अलग अलग होता है। ठीक है, इंडिया का सिस्टम अपना अलग है, अमेरिका का अलग है, फिर से सऊदी अरेबिया का अलग है। ठीक है, देयर आर मोनार्कीज इन विच द किंग इज द सेंटर ऑफ पावर। अब जैसा कि हमने आपको बताया 3 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। पहला मोनार्की, दूसरा डिक्टेटरशिप और तीसरा डेमोक्रेसी। तो मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में जो सारा का सारा पावर होता है ना, वो किसके पास होता है? राजा के पास होता है। किसके पास? राजा के पास। और मोनार्की वाले सिस्टम में राजा का बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देयर आर डिक्टेटरशिप इन विच अ लीडर, लीडर मतलब कौन? हेड ऑफ मिलिट्री, ठीक है, इज द मोस्ट पावरफुल। अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जो कि आर्मी का यानी कि मिलिट्री का हेड होता है। बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए कि इंडिया के पास अपना खुद का आर्मी है, खुद का मिलिट्री है, इसका पूरा एकदम बहुत बड़ा मिलिट्री है। इस मिलिट्री का जो हेड होगा ना, वही क्या कहलाएगा? डिक्टेटर कहलाएगा। और उस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप कहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। बस एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। तो मोनार्की का मतलब होता है जहाँ पे सारा का सारा पावर किसके हाथ में होगा? राजा के हाथ में होगा। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है? सारा का सारा पावर किसके हाथ में होगा? मिलिट्री के हेड के हाथ में होगा, जो उसका सबसे प्रमुख है, जो सबसे ऊपर पोस्ट पे है, उनके हाथ में होगा, और वही पूरे कंट्री को चलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेसी। देयर आर डेमोक्रेसीज इन विच द पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। लेकिन डेमोक्रेसी में पावर किसके पास है? लोगों के पास है, यानी कि पीपल के पास है। क्यों उसके पास पावर है? हाँ, क्योंकि वही डिसाइड करता है किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू ही डिसाइड होता है कि हमारा रूलर कौन बनेगा, यानी कि हमारा सबसे हेड कौन बनेगा, है ना। क्या ये वोटिंग वाला सिस्टम डेमोक्रेसी के अलावा मोनार्की और डिक्टेटरशिप में होता है? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वोटिंग वाला सिस्टम जो है वो केवल और केवल
डेमोक्रेसी में ही आपको देखने को मिलता है। यानी कि डेमोक्रेसी में जो है पावर ना ही मिलिट्री के हेड के पास होता है, ना ही राजा के हाथ में होता है, बल्कि यहाँ पे पावर लोगों के हाथ में होता है। और वो भी पावर किस रूप में? वोटिंग राइट के रूप में। यानी कि लोग वोट देते हैं तब जाके हमारा लीडर जीतता है, या फिर वो जाके फिर आगे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? बेसिकली डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को चुनते हैं बाय वोटिंग, यानी कि वोट देकर हम लोग अपने लीडर को चुनते हैं। और वो लीडर क्या करता है? वो लीडर हमारे बिहाफ के लिए काम करता है, यानी कि हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने लीडर को वोट दिया, वो जीत गया, तो उसका काम क्या बनता है? उसका काम ये बनता है कि जो हम बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए यदि हमारे मोहल्ले में नाला का सिस्टम अच्छा नहीं है, यदि हम उसको बोलेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? नाला ठीक करवाना पड़ेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी में यही होता है कि हम अपने लीडर को खुद चुनते हैं और वो लीडर हमारे लिए ही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में आप क्या जाके राजा को कह पाइएगा कि राजा साहब हमारे घर का जो बगल में नाला है वो टूट गया है? क्या कह पाइएगा? नहीं कह पाइएगा, वो आपको मार के भगा देगा। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी में हम लोग कह सकते हैं। आगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। अब यहाँ पे जरा समझिएगा ध्यान से, जिस लीडर को हमने वोट दिया वो जीत गया। अब ऐसा नहीं है कि उसके पास पावर जो है ना बहुत सारा आ गया, नहीं, वो भी यदि कोई काम करेगा गलत काम तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होता है। बात समझ आ रही है? मतलब कि जिस लीडर को हमने वोट दिया, जिस लीडर को हमने जिताया, जो हमारा लीडर बन चुका है, हमारा हेड बन चुका है, अब ऐसा नहीं है कि वो भी जो मन चाहेगा वो करेगा, नहीं, उसके अंडर में भी, यानी कि उसके ऊपर भी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो भी कुछ गलत काम करेगा तो उसको भी सजा हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ऐसा नहीं कि लीडर है तो आप कुछ भी कीजिएगा, नहीं, उसके ऊपर भी डर रहता है। इसीलिए कोई भी लीडर कुछ गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि उसको मालूम है भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है और कुछ भी गलत काम किया तो तुरंत आपको सजा हो जाएगा, तुरंत आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, आगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर एक आदमी को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी लोअर कास्ट का आदमी है या फिर अपर कास्ट का आदमी है तो उन लोगों के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब कि एक अपर कास्ट के बच्चे को भी उतना ही अधिकार है समाज में रहने का जितना कि एक लोअर कास्ट के बच्चों को रहने का अधिकार है। बात समझ आ रही है? यानी कि ये क्या करता है? बेसिकली इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सब आदमी आपस में इक्वल है ना। ये हमको कौन बताता है? ये हमको बताता है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और इंडिया में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि भेदभाव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं जिसमें से 40 बच्चे जो है ना लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सपोज कीजिए, बस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 40 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और 40 में से 10 बच्चे जो है ना लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सपोज कीजिए, तो क्या टीचर उसको बाहर निकाल देगा? कभी नहीं निकाल पाएगा। यदि निकालता भी है तो उसके ऊपर फिर क्या हो सकता है? केस हो सकता है, वो जेल जा सकते हैं, है ना। तो इंडिया में आप खास करके भेदभाव तो कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पूरा का पूरा अधिकार है भारत में रहने का। ठीक है, उसके बाद आपका रेस क्या है? रेस का मतलब होता है कि आप काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कास्ट कौन सा है? अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जेंडर कौन से हैं? आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, गरीब घर में, अमीर घर में, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यदि आपका जन्म केवल भारत में हुआ है तो आप भारत के क्या हैं? सिटीजन है, भारत के आप नागरिक हैं और आपको वो सारा का सारा अधिकार मिलेगा जो अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और वो अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। तो ये सबका सब पावर हमको कौन देता है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आगे, अ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। इसका मतलब समझाते हैं हम आपको क्या होगा। देखिए, कोई लोग होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं, यानी कि बहुत पैसा वाला आदमी होता है। चाहे आप भारत में कितना ही पैसा वाला आदमी क्यों ना हो जाए, आपके पास कितना ही पावर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप लेस पावरफुल आदमी को डरा नहीं सकते हैं,
धमका नहीं सकते हैं, उसको मार पीट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कोई दिक्कत इसमें? वही बात इसमें लिखा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये कहता है कि यदि कोई पावरफुल आदमी है और यदि आप कम पावरफुल हैं तो आपको कोई डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, मार पीट नहीं सकता, आपको लूट नहीं सकता है ना। तो ये हमको सारा का सारा अधिकार जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आगे, सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का सिंपली मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। किस रूप में? लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, लोगों को मिलजुल के रहने का परमिशन देता है ना। हर एक प्रकार के लोग आपस में मिलजुल के रह सकते हैं, वो अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं, यानी कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका रोल है? बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है नेपाल के बारे में। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल लेकर नेपाल के केस के बारे में बताया गया है, ताकि आप एग्जाम्पल भी समझ सकें और इस चीज़ को आप कनेक्ट भी कर सकें। तो समझिएगा यहाँ पे नेपाल के बारे में क्या कहा गया है, जरा देखिए ध्यान से। अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। नेपाल कहाँ पे है? इंडिया के किस साइड में बताइए? नॉर्थ साइड में है। और नेपाल का नेपाल का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर दोनों आपस में मिलता है। ठीक है, यानी कि एक बाउंड्री के उधर नेपाल है और इस बाउंड्री के इधर इंडिया है। ठीक है, नेपाल का केस यहाँ पे लिया गया है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, gave the final authority to the king। समझिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे ना यहाँ पे बात हो रहा है 1990 का। 1990 में नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। समझिएगा ध्यान से यहाँ पे क्या बात हो रहा है। यहाँ पे केस है बेसिकली नेपाल का। 1990 में नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी कि नेपाल किस प्रकार से चलेगा उसका एक पूरा जायजा तैयार किया गया, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट बनाया गया, सिंपली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में ना फाइनल अथॉरिटी जो है वो राजा को दे दिया गया, यानी कि फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा वो किसको दे दिया गया? पावर राजा को दे दिया गया। मतलब कि किसी भी मामले में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो किसके हाथ में दे दिया गया? राजा के हाथ में दे दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो राजा के द्वारा ही लिया जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि 1990 तक नेपाल में कौन सा सिस्टम चलता था? राजा महाराजा वाला, यानी कि मोनार्की सिस्टम चलता था। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो इसको पूरा पावर मिल गया था। लेकिन फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फाउट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अच्छा, यहाँ पे सारा का सारा पावर किसके पास है? अभी राजा के पास है, यानी कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है? मोनार्की सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग ना तंग आ चुके थे, वहाँ के राजा से बहुत ही तंग आ चुके थे, क्योंकि राजा जो था ना वो बहुत गलत तरीके से रूल करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, लोगों को टॉर्चर करता था, लोगों को सताता था। तो वहाँ के लोग क्या करने लगे? अब धीरे धीरे राजा के खिलाफ मूवमेंट करने लगे। यानी कि राजा के खिलाफ मूवमेंट करने का मतलब है कि राजा मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस प्रकार का, राजा के घर के आगे बैठ के प्रोटेस्ट करना, धरना पे बैठ जाना, है ना, ये सारा काम ये लोग करने लगे। और इन लोगों का डिमांड क्या था? नेपाल के लोगों का डिमांड ये था कि यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया जाए? डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि राजा वाला सिस्टम यहाँ पे क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए और यहाँ पे डेमोक्रेसी लाया जाए। मतलब यहाँ पे लोगों को क्या मिल जाना चाहिए? अब वोटिंग राइट मिल जाना चाहिए, ताकि लोग वोट के द्वारा अपने लीडर को चुनेंगे और फिर अपना जो लीडर होगा वो रूल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनली इन 2006 दे सक्सीडेड इन पुटिंग डेमोक्रेसी एंड एन एंड टू द पावर ऑफ द किंग। और फाइनली 2006 में वहाँ पे एक नया संविधान लाया गया दोबारा, और उस नए संविधान में ये कहा गया कि अब नेपाल में राजा वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यानी कि मोनार्की नहीं चलेगा, फिर चलेगा क्या? अब डेमोक्रेसी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल इसलिए दिया गया था नेपाल का, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव किया गया नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में 2006 में, कि अब नेपाल में जो है ना सारा का सारा फाइनल पावर जो है राजा के हाथ में नहीं रहेगा, यानी कि राजा वाला सिस्टम को ख़त्म करो और यहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो वहाँ पे धीरे धीरे अब क्या आने लगा? डेमोक्रेसी आने लगा। तो इस प्रकार से नेपाल में बदलाव हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलो
ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेपाल का एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे इसलिए दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ के जान पाएँ और समझ भी पाएँ, और ताकि आपको ये भी पता चले कि नेपाल में पहले सिस्टम कैसा चलता था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।